गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसबीएच एकेडमी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मुगल रूलर्स के बारे में। लास्ट टर्म में हमने देखा था हुमायूं तक के हिस्ट्री के बारे में। आज हम देखेंगे अकबर की हिस्ट्री। क्योंकि अकबर मेडिवल इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में से हैं, तो उनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ के कुछ समय के लिए भारत से बाहर जाना पड़ा था। करीब 15 साल का वो समय था। तो उसी दौरान हमीदा बानो बेगम के घर से अकबर का जन्म हुआ था। उस समय सिंध के जो राजपूत राजा हुआ करते थे, उनके महल में, जो कि अमरकोट कहलाता था, सिंध के इलाके में जो आज के पाकिस्तान में पाया जाए, जैसे उमरकोट कहा जाता है, तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। क्योंकि उस समय का जो समय था हुमायूं के लिए वो बहुत अच्छा नहीं था, उसे भटकना पड़ता था। आखिर में उसने शरण ली ईरान के जो शाह हुआ करते थे, ताहमाश प्रथम, उनके यहाँ उसने शरण ली। तो अकबर का जो समय था वो अपने माँ बाप से काफी दूर बीता था। वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता था, चाहे काबुल हो या पंजाब के इलाके में हो। तो हमें सबसे पहले अकबर की जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो पहले सबसे पहली हमें घटना जानने को मिलती है, वो हुई थी हुमायूं के दो भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था, हिंदाल और कामरान के बीच में, जिसमें हिंदाल की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं ने हिंदाल की जो संपत्ति थी और जो इस इलाके में उसका शासन था, वो अकबर को सौंप दिया। तो 9 वर्ष की उम्र में अकबर काबुल का गवर्नर बना था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1555 में वापस राज हुआ हुमायूं का। हुमायूं लेकिन बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया, 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो हम जानते हैं कि उस समय अभी मुगल शासन फिर से मजबूत नहीं हो पाया था, और शेर शाह सूरी के जो वंशज थे, उनके इलाके में काफी बड़ा इलाका उस समय हुआ करता था। चाहे बंगाल बिहार की बात करें या पंजाब तक के इलाके की बात करें, तो ये सब का सब जो है वो सूर रूलर्स के या सूर वंश के लोगों के कंट्रोल में हुआ करता था। जिसमें इस्लाम शाह, जो कि पुत्र हुआ करता था खुद शेर शाह सूरी का, लेकिन हुमायूं के आने से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद आते हैं मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह के इलाके में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो आज का इलाका है, या बिहार या बंगाल तक का, वहां तक उसका प्रभाव होता था। तो उसने अपने एक प्रधानमंत्री को, जिनका नाम था हेमू, उन्हें लगाया था बाकी लोगों को जो विद्रोह था उसको दमन करने के लिए। यानी सूर साम्राज्य के जितने बाकी लोग थे या जितने रिबेलियन थे, उनको दबाने के लिए उसने हेमू का इस्तेमाल किया। और हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू ने टोटल 22 युद्ध लड़े थे आदिल शाह सूर के लिए, और 22 के 22 युद्ध उन्होंने जीते थे। यानी अविजित थे वो, उन्हें हराया नहीं जा सकता था। तो ऐसे करते करते उन्होंने फाइनली कब्जा किया दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद जगह थी, वहां पे जो मुगल गवर्नर था उसे हरा के वहां से भगा दिया गया। तो हम देखते हैं कि दिल्ली तक पे जो है वो फिर से सूर के साम्राज्य के लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन मेनली वहां पे कब्जा था हेमू का, जिन्होंने हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। और कुछ समय के लिए हम देखते हैं कि दिल्ली की गद्दी पे चाहमान रूलर्स के बाद फिर से एक बार एक हिंदू रूलर बैठा था। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो बैरम खान जो था वो संरक्षक था अकबर का। बैरम खान एक बहुत महान योद्धा था और एक कुशल प्रशासक भी था, जैसा कि हम जानते हैं। तो उसने जल्दी जल्दी में कालानौर नामक जगह पे, ये आज के पंजाब में पाई जाती है, कालानौर नामक जगह पे 13 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। अकबर अबुल मुजफ्फर अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से गद्दी पे बैठा। उस वक्त उसकी उम्र 13 साल थी। चूंकि इतना अनुभव उसके पास नहीं था कि वो युद्ध में खुद हिस्सा ले सके, तो हम देखते हैं कि शुरू के कुछ साल में अकबर जो है वो टोटली बैरम खान के इन्फ्लुएंस में था। कहाँ युद्ध करने हैं, कैसे करने हैं, किसे क्या पोजीशन देनी है, ये सारा का सारा कंट्रोल बैरम खान के हाथों में होता था। तो सबसे पहले सिकंदर शाह सूद, जो पंजाब के इलाके में जिसने कब्जा किया हुआ था, उसको हराना जरूरी था। तो सबसे पहला युद्ध उसके खिलाफ हुआ। अकबर और बैरम खान की सेना ने उसे हराया। उसके बाद जो मुख्य युद्ध हुआ, जिसके बाद अकबर फिर से मुगल शासन को स्थापित कर पाया,
वो था द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। तो ये हुआ था हेमू और अकबर के सेना के बीच में। हेमू, जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने 22 युद्ध लड़े थे, 22 के 22 युद्ध जीते थे। ऐसा माना जाता है कि जब उनकी सेनाएं तैयार हो रही थी पानीपत के युद्ध के लिए, तो उनका जो तोपखाना था उस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा रक्षा के बीच में उसे भेजा नहीं जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद जब युद्ध शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि हेमू की जो सेना थी वो मुगलों की सेना के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन कहीं से एक तीर आके हेमू की आंख में लगा और वो मूर्छित होकर गिर गए। जब अपने राजा को लोगों ने मूर्छित होकर देखा तो सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा मुगलों ने उठाया। और उसके बाद जब हम देखते हैं, हेमू की सेना को मुगलों ने हरा दिया और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अकबर जो है वापस दिल्ली की गद्दी पे बैठा और दिल्ली वापस मुगलों के हाथ में आ गई। ये हमें सिग्निफिकेंस यहां पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अकबर के शुरुआती काल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने मेजर बैटल्स कौन से किए थे। तो हम जानते हैं कि 1556 में जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो उसमें अकबर की जीत हुई। लेकिन उस समय अकबर को कंट्रोल करने वाले दो ग्रुप हुआ करते थे। एक ग्रुप को हम कहते थे हरम दल। हरम दल जो था, या हरम फैक्शन जो हम कहना चाहें, ये वो दल हुआ करता था जिसमें अकबर के परिवार के कुछ महिलाएं हुआ करती थी, उसके कुछ कजन्स हुआ करते थे, जो कि अकबर को क्या करना है क्या नहीं करना है वो कंट्रोल करते थे। और दूसरा जो फैक्शन हुआ करता था वो बैरम खान के अंडर होता था। तो चूंकि बैरम खान ही मेनली वो इंसान था जिसने अकबर को अकबर बनाया था, उसे सत्ता में वापस स्थापित किया था, इसीलिए बैरम खान का कंट्रोल ज्यादा था। लेकिन जो हरम दल था, जो चाहता था कि अकबर को बैरम खान के इन्फ्लुएंस से हटा के और खुद उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया जाए, तो वो बहुत कोशिशें करता था बैरम खान के खिलाफ भड़काने के लिए। उसके अलावा जो अकबर का कोर्ट था, उसमें बहुत से लोग थे जो बैरम खान से जलते थे, क्योंकि बैरम खान के पास बहुत ज्यादा पावर थी। बैरम खान जो चाहता था वो कर सकता था। उसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी। खान, जैसा कि हम जानते हैं, खान एक टाइटल हुआ करता है आजकल के मुस्लिमों में, लेकिन पहले ये टाइटल होता था जो बहुत बड़े रूलर्स या बहुत बड़े वॉरियर होते थे उन्हें खान कहा जाता था। तो ये एक सरनेम ना होके एक टाइटल दिया जाता था। तो खाने खाना का मतलब जो सारे खान लोगों से ऊपर हो, मतलब किंग ऑफ किंग टाइप की जो चीज हम कहते हैं, महाराजा धीराज जैसा कहते हैं। हालांकि वो महाराजा या किंग नहीं हुआ करते थे। तो बैरम खान के खिलाफ जब अकबर को भड़काया जाने लगा, और एक ऐसी स्थिति भी आई कि अकबर इतना समझदार हो गया कि वो अब अपने फैसले खुद ले सकता था, तो उसने बैरम खान को हटाने के लिए कुछ प्लान्स बनाए। सबसे पहला था कि आगरा से वो दिल्ली गया इस बहाने कि मैं शिकार करने जा रहा हूं, और वहां पहुंच के उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी उसके अंडर नोबल्स हैं, जितने भी सामंत हैं या जितने भी अधिकारी हैं, उनको आके बादशाह के सामने खुद पेश होना पड़ेगा। जो बात बैरम खान को नागवार गुजरी। तो बैरम खान को एक मौका दिया गया कि वो हज यात्रा पे चले जाएं और जो राज्य का कार्यभार है वो अकबर को सौंप दें। तो हम देखते हैं कि बैरम खान इसके लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बैरम खान को भड़काया, बैरम खान ने विद्रोह किया। तो उसके बाद एक छोटा सा युद्ध हुआ, एक झड़प हुई अकबर की सेना और बैरम खान की सेना के बीच में, जिसमें बैरम खान पराजित हुआ। उसे 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वो हज यात्रा पे चला जाए, या तो ऐसी 2 पोजीशंस उसे दी गई थी जो वो स्वीकार करके अकबर के अंडर काम कर सकता है। लेकिन बैरम खान ने फिर हज यात्रा स्वीकार करना ही उचित समझा। उस दौरान वो गुजरात के माध्यम से जाया करते थे लोग समुद्र से। तो वहां पे एक अफगान ने चाकू मार के बैरम खान की हत्या कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि जिसने चाकू मारा था उसके परिवार वालों को बैरम खान ने ही युद्ध में मारा था पहले, तो उसने अपने घर वालों का बदला लिया था उससे। तो हम देखते हैं कि अकबर ने बैरम खान की विधवा से शादी कर ली, क्योंकि वो अकबर की कजन ही लगा करती थी, और उनके बेटे को, बैरम खान के बेटे को खुद अपना लिया। उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है
वो अकबर के सबसे बड़े सलाहकारों में से होते थे। और अब्दुल रहीम खान खाना का नाम हमने सुना है रहीम दास के नाम से। जो हिंदी भाषा में कविताएं करते हैं, जो रहीम दास के दोहे हम सुनते हैं, ये वही अब्दुल रहीम खान खाना थे जो रहीम नाम से ये रचनाएं किया करते थे। यानी वो अकबर के मानक पुत्र थे, अकबर ने उन्हें गोद लिया था। तो हम देखते हैं कि बैरम खान के इन्फ्लुएंस से जब अकबर बाहर आया तो उसके बाद मेजर मिलिट्री कैंपेन्स क्या क्या थी। सबसे पहला मालवा। मालवा हम जानते हैं कि मालवा एक ऐसा इलाका था जहां कब्जा करना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि दक्षिण जाने वाले और गुजरात जाने वाले दोनों रास्ते मालवा से होकर गुजरते थे। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी ऐसी थी कि वहां से कंट्रोल करना मतलब अगल बगल के सारे इलाकों पे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता था। तो सबसे पहले हमला जो अकबर की सेना ने किया वो किया था मालवा के ऊपर। मालवा का शासक उस समय होता था बाज बहादुर। बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम के बहुत सारे किस्से हैं, कई सारे महल उन लोगों ने बनवाए थे, ये सारे कहानियां हमने बहुत सारी सुनी है। तो बाज बहादुर पे जब हमला हुआ तो बाज बहादुर भागने में कामयाब रहा। रानी रूपमती ने उसके बाद जौहर कर लिया, जौहर नहीं बल्कि उन्होंने जहर खा के जान दी थी, जौहर में तो आग में जलते थे लोग। तो बाज बहादुर भाग के खान देश के शासक के पास चला गया और कुछ समय बाद जब मुगलों का कंट्रोल वहां कमजोर हुआ तो उसने वापस हमला करके फिर से मालवा पे कब्जा कर लिया। अब की बार अकबर ने अपने किसी दूसरे जनरल के माध्यम से सेना भिजवाई और मालवा पे आक्रमण किया। तो दूसरी बार बाज बहादुर वहां से भागने में कामयाब हुआ। भाग के वो मेवाड़ के शासक के पास गया, लेकिन बाद में अकबर के कोर्ट में वो गया, अकबर ने उसे माफ किया और अपना एक मनसबदार बना के बाज बहादुर को उसने छोड़ दिया। अगला जो शासक था जिसके ऊपर हमला हुआ वो था गोंडवाना का इलाका। गोंडवाना में एक राज्य हुआ करता था जिसे गढ़ा कहते थे। यह कई जगहों पे इसका नाम गढ़ कतंगा सुनने को मिलता है। ये एक ट्राइबल राजा के अंदर हुआ करता था। राजा कर्ण सिंह नाम था उनका, जिनकी माता होती थी रानी दुर्गावती। क्योंकि राजा कर्ण बहुत छोटे थे तो उनकी संरक्षिका या रीजेंट के तौर पे रानी दुर्गावती शासन करती थी। तो मुगल सेना ने हमला किया इसके ऊपर, क्योंकि दक्षिण में जाने के रास्ते पे कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी था। ऊपर से कतंगा का जो ये राज्य था, यहाँ पे हाथियों की संख्या बहुत थी और हम जानते हैं कि उस जमाने में हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में बड़े पैमाने पे किया जाता था। तो इसके लिए इस राज्य पे कब्जा करना जरूरी था। तो फाइनली रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई। राजा भी थे जो वो भी युद्ध में मारे गए और उसके बाद रानी की एक बहन थी कमला देवी, उन्हें मुगलों के पास भेज दिया गया। मुगलों के यहाँ उनकी शादी करा दी गई और इस तरीके से गोंडवाना पे भी मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद बात करते हैं राजपूतों की। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर हम सल्तनत काल से लेके मुगलों के काल तक देखें तो जो सबसे बड़ी अपोजिंग पावर होती थी, जिसे हराए बिना या जिसे काबू में किए बिना कोई भी शासक दिल्ली और आगरा पे शासन अच्छे से नहीं कर सकता था, वो हुआ करते थे राजपूत। राजपूतों को अपने साथ मिलाना बहुत अच्छी बात थी, या उन्हें हरा के उन्हें दबा के रखना बहुत जरूरी होता था। क्योंकि दिल्ली को कोई भी अगर चुनौती दे सकता था तो वो हमेशा से राजपूत शासक हुआ करते थे। इनकी गाथाएं हमने बहुत सारी सुनी। तो अकबर ने एक बहुत ही समझदारी भरी नीति अपनाई। अकबर ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया जाए, चाहे वो शादी के माध्यम से हो, चाहे मित्रता के माध्यम से हो, जो भी माध्यम हो। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि आमेर के राजा भारमल थे। आमेर के राजा भारमल को मुगल जो गवर्नर थे वो परेशान किया करते थे। अकबर गया हुआ था अजमेर में दरगाह पे यात्रा पे, वहां पे राजा भारमल मिले, उन्होंने अपनी समस्या बताई। अकबर ने राजा भारमल को अपना मित्र बना लिया। उनके पुत्र भगवान दास, उनके पौत्र राजा मान सिंह बहुत लंबे समय तक अकबर की सेना में रहे। बहुत सारे युद्धों में जीत के लिए अगर किसी जनरल को चुना जाना था तो मान सिंह एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। यहीं से कहानी भी आती है जोधाबाई की। हालांकि इतिहास में जोधाबाई का नाम मिलता नहीं है। अकबर की जो मुख्य रानी थी उनका नाम हमें मरियम उज जमानी मिलता है। कई जगह हाकराबाई नाम से भी हमें जानने को मिलता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि एक मैट्रिमोनियल रिलेशन या एक शादी के द्वारा एक रिश्ता जोड़ा गया था आमेर के साथ।
उसके अलावा बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब अपने राज्य पे वो खुद रूल करते थे, लेकिन जो मेन कंट्रोल था वो मुगलों के हाथ में था। तो हम देखते हैं कि दो राज्य ही ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। एक था मेवाड़, दूसरा था मारवाड़। मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़ और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी रणथंभौर। तो अकबर ने जब मेवाड़ पे हमला किया, चित्तौड़ पे, तो उस समय वहां के शासक हुआ करते थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह राणा सांगा के बेटे थे। राणा सांगा की कहानी हमने देखी है, कैसे बाबर को उनसे युद्ध करने में कितनी मुश्किलें हुई थी, उनको हराए बिना नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। बाबर की कहानी में हमने राणा सांगा के बारे में जाना था। तो राणा सांगा के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध हुए थे। तो फाइनली जो हम देखते हैं कि राणा उदय सिंह को गद्दी मिली थी। तो राणा उदय सिंह जब गद्दी पे बैठे तो काफी लंबा एक संघर्ष चला था उत्तराधिकार के लिए, जिससे जो उनका राज्य है काफी कमजोर हो गया था। तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब शेर शाह सूरी ने हमला किया था तो चित्तौड़ को जो है राणा उदय सिंह ने उसे दे दिया था, इस शर्त पे कि बाकी लोगों को शेर शाह सूरी कोई हमला नहीं पहुंचाएगा, और शेर शाह सूरी ने इस बात का मान भी रखा था। उसके अलावा राजा मालदेव ने हमला किया था उदय सिंह के ऊपर, उसमें भी उनकी हार हुई थी। तो अंततः जब उन्हें यह पता चला कि मुगल उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, तो उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया कि जो अरावली की पर्वतों में उनका एक इलाका हुआ करता था, एक समर कैपिटल या विंटर कैपिटल आप जो कहना चाहें, उस तरीके का हुआ करता था। तो राजा उदय सिंह जो है वहां चले गए और उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए एक सेना वहां पे रखी, जिसका जिम्मा उन्होंने दिया जयमल और पत्ता को। इतिहास में इन दोनों का नाम अमर है। क्यों? क्योंकि राणा के ना रहते हुए भी इन्होंने सेना का नेतृत्व किया, काफी लंबे समय तक चित्तौड़ के दुर्ग को बचा के रखा। तो हमें यह देखने को मिलता है कि फाइनली जब मुगलों ने चित्तौड़ पे कब्जा किया तो जयमल और पत्ता की मृत्यु के बाद ही ये संभव हो पाया। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर उस समय कट्टर मुस्लिम हुआ करता था। बाद में हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म की ओर वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये सारी बातें बाद में आती हैं। लेकिन उस समय में अकबर एक कट्टर मुसलमान हुआ करता था। तो उसने चित्तौड़ के खिलाफ अपने युद्ध को घोषित किया था जिहाद, यानी वो मुस्लिमों का संघर्ष था हिंदुओं के खिलाफ, है ना। तो जब चित्तौड़ पे कब्जा हुआ तो वहां के 30,000 लोगों को करीब, जो कि मेनली वहां के किले में रहने वाले नॉर्मल लोग थे, साधारण लोग थे,